नमस्कार मित्रों। मैनिफेस्टो किसी भी राजनीतिक दल की रीति नीति, दर्शन, इतिहास, भविष्य की योजनाओं आदि का दर्पण होता है। कोई राजनीतिक पार्टी किस प्रकार सरकार चलाएगी, इसकी छवि यदि कहीं मिलती है तो हमें उसके मैनिफेस्टो में मिलती है। किसी भी जीवंत, जागरूक और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के भागीदार मैनिफेस्टो को, पार्टियों को मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को ठीक तरह पढ़े। पहले तो केवल घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो नाम होता था, क्योंकि सबसे पहला मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया और उनकी तो किताब ही थी, मैनिफेस्टो ऑफ सोशलिज्म। खैर, तो मैनिफेस्टो पर विचार होना चाहिए, इसकी समीक्षा होना चाहिए। और चूंकि समय कम है, कई सारी पार्टियां हैं, इसलिए 2-3 पार्टियों या 4 पार्टियों का मैनिफेस्टो और उनके विचार, उनकी रीति नीति, उनका दर्शन क्या है और क्या भविष्य में वो करेंगे, किस इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश पर क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बंधु, सबसे पहले हम कांग्रेस को ले। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दिया है। यद्यपि 60 साल तक वही शासन में रहे हैं और अभी भी अनेक प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां न्याय की बात नहीं की, उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है, स्वीकार्य होना चाहिए। उन्होंने अपने न्याय पत्र में कहा कि भाई हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मैं आरजेडी का भी अभी बाद में पढ़ूंगा, जिन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। केंद्रीय सरकार के कुल पद 45 लाख है और उसमें से अभी आज करीब 35 लाख पद भरे हुए हैं। तो ये कैसे 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये अपने आप में विचार का विषय है। दूसरा, उन्होंने घोषणा की कि 21 साल के युवाओं को, 21 साल तक के युवाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे। अब जो 21 साल तक के युवा या गरीब महिला, ये केवल युवाओं की बात करें तो भारत की आबादी का 50% 25 साल से कम आयु के युवाओं का है। 21 साल को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 30-35% जो है वो हमारी आबादी 21 साल से कम की है। उसका अगर हम अनुमान लगाएं तो करीब स्वाभाविक रूप से 40 करोड़ होती है और देश का जो कुल बजट है वो 45 लाख करोड़ का है। अब कितना पैसा ये 30 लाख करोड़ क्या इसमें लगा देंगे, या 40 लाख करोड़ सिर्फ इनको दे देंगे या महिलाओं को दे देंगे, तो ये विचारणीय विषय है कि इतना पैसा कहां से आएगा और देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें कहां जाएगी। तो इस तरह का वादा कांग्रेस ने किया है। फिर एक जो उन्होंने वादा किया कि ईडब्ल्यूएस में सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस केवल सामान्य वर्ग के लिए ही सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि बाकी लगभग पूरा जो समाज है वो एसटी, एससी या ओबीसी में आ जाता है या अल्पसंख्यक में आ जाता है। इसलिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता या विशेष ईडब्ल्यूएस, क्योंकि बहुत बड़ा गरीब वर्ग सामान्य वर्ग में भी है, तो उनके लिए जो 10% किया है वही होना चाहिए। अगर इसको सबके लिए कर देंगे तो फिर एससी को ऑलरेडी है, एसटी को है, ओबीसी को है, और ओबीसी में लगभग सारी जातियां हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान मुसलमानों में छोड़ करके, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ, इनको छोड़ करके पूरा हिंदू समाज इसमें है। अब ईडब्ल्यूएस को सबके लिए खोलने का क्या औचित्य है, ये मेरी समझ के बाहर है। दूसरा, कांग्रेस ने कहा कि हम सरकारी नौकरी से जो परीक्षा आवेदन की फीस होती है, ये बहुत अच्छी बात है, वो समाप्त करेंगे। एमएसपी का कानून बनाएंगे, अब किस तरह बनाते हैं वो अलग विषय है। जातिगत जनगणना करवाएंगे, संपत्ति की गणना भी कराएंगे, एक परीक्षण कराएंगे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपत्ति ली कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती कि आप संपत्ति घर घर जाकर के संपत्ति का सर्वे कर। फिर जो खास बात इसमें वैचारिक देखने में आती है, जो बहुत आपत्तिजनक हो सकती है, जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम संघवाद को महत्व देंगे, बल देंगे। संघवाद मतलब भारत जो है वो विभिन्न राज्यों का एक समूह है, एक देश नहीं है, ये ध्वनि इसमें है। और उसमें उन्होंने संविधान का भी कोड किया है कि हम भारत के लोग, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा,
उस समय की परिस्थितियां और थी, तो मतलब केंद्र को कमजोर करने की कोशिश ये इसमें हमको परिलक्षित होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा करेंगे। कानून वैसे व्यक्तिगत होता नहीं, व्यक्तिगत कानून हुआ तो अराजकता आ जाएगी, लेकिन यहाँ उनका आशय जो मुसलमानों के लिए विशेष कानून है या उनके अपने कानून है, शरीयत है, उनकी रक्षा की बात की गई है, जो कि मुझे लगता है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरनाक है। सारे जो भी नागरिक हैं उसके अधिकार समान होना चाहिए और एक ही कानून होना चाहिए। खैर, फिर इस तरह के उन्होंने सारा ये कुछ किया है, जिसमें ना तो कोई आर्थिक व्यवस्था की चिंता की है कि ये पैसा कहां से आएगा, ना ही इसका क्या इम्पैक्ट देश पर होगा। जैसे एनआरसी लागू नहीं करेंगे या एनपीआर लागू नहीं करेंगे, ये सामान्य बात लगभग सभी में है। मैं आगे और देखता हूं। टीएमसी ने भी अपना घोषणा पत्र दिया, यद्यपि वो 42 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने घोषणा पत्र दिया है और राष्ट्रीय परिदृश्य में दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि दीदी का शपथ नाम से दिया है, और दीदी का शपथ में उन्होंने कहा कि हम सीए यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता लागू नहीं करेंगे, सीएए नागरिक संशोधन विधेयक लागू नहीं करेंगे, बिल लागू नहीं करेंगे, कानून जो है बन गया आप, और एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप वो लागू नहीं करेंगे, एनआरपी नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन वो लागू नहीं होने देंगे और उसको रोकेंगे, ये उन्होंने कहा है। यूसीसी को रोकेंगे, वो नहीं बनने देंगे। 10 सिलेंडर प्रति परिवार फ्री देंगे, सभी गरीबों को मुफ्त घर दिए जाएंगे, और इस तरह का घोषणा पत्र उन्होंने किया। मतलब कुल करके लोगों को सेसिएट करना, तुष्टीकरण, और दूसरा जो देश को मजबूत करने वाली चीजें हैं उनको रोकने का काम, एक तरह की अराजकता जैसा इन्होंने भी दिया है। सबकी ध्वनि एक जैसी है, क्योंकि अब जो घोषणा पत्रों से हमें मालूम होता है कि आज जो है, चाहे विपक्षी दलों ने इंडी गठबंधन बनाया हो, लेकिन उन सबके विचार एक जैसे हैं। हम देखते हैं कि डीएमके ने भी यही कहा, जो केंद्र को कमजोर करने वाली घोषणाएं होती है वो उन्होंने कही। उन्होंने कहा हम नीट को हटाएंगे तो भाई परीक्षा कैसे लोगे, बड़ी उसमें कैसे भर्ती करोगे बच्चों को। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 356 हटाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो राज्य में कोई ऐसी घटना हो रही जिसका देश की एकता और अखंडता को नुकसान है, तो अगर राज्य सरकार को हटाना हो तो अब नहीं हटाया जा सकेगा, ऐसा इन्होंने अनुच्छेद 356 हटाने की बात की। राज्यपाल जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यों में, उसमें राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात की है। नई शिक्षा नीति खत्म करेंगे जो भी चल रही है, और यूसीसी लागू नहीं होगा। गरीबों को राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनका जो कर्ज दिया हुआ है वो कर्ज माफ होगा। सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बूथ समाप्त करेंगे, यानी सड़कें समाप्त हो जाएं, ये हो जाए, इनसे कोई लेना देना, ये समाप्त करेंगे। और इस तरह के गैर जिम्मेदार, मुझे लगता है अराजकता की तरफ देश को ले जाने वाली घोषणा है डीएमके ने, क्योंकि ये सब इंडी गठबंधन के सदस्य है, इसलिए चर्चा करना आवश्यक है। दूसरा, आरजेडी ने भी जन वचन के नाम से अपना दिया है घोषणा पत्र। उन्होंने कहा कि हम अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। मैंने अभी कहा कि सरकारी जो कुल पद है केंद्र के वो केवल 45 लाख है, और ये 1 करोड़ युवाओं को देंगे नौकरी। गरीब बहनों को 1 लाख प्रति वर्ष पेंशन देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और मजे की बात यह है कि वो केवल 22 सीट पर लड़ रहे हैं। अब ये मैंने लब्बोलुआब जो विपक्षी दल के जो घोषणा पत्र है उनका आपके सामने रखा कि इसको इन सब बातों का देश को कितना नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर भी, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया है, हमें देखना उचित होगा कि हम उसको भी बारीकी से देखें, क्योंकि उसमें सुसंबद्ध देश के विकास की बात की है, और जो जन कल्याण के लिए जो योजनाएं बन सकती है उनका पूरा विवरण है। अब देखिए कि संकल्प पत्र में कहा गया है कि 2045 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक दिशा है। फिर मुद्रा लोन जो राज रोजगार का बड़ा माध्यम बना हुआ है, उसकी सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख करेंगे। आप देखिए कि पहले हर घर में बिजली पहुंचाई, हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली। फिर अब जो योजना चल रही है, जल मिशन चल रहा है पूरे देश में,
जिसमें घरों में नल से जल ले जाने की व्यवस्था बन रही है। लेकिन अब उससे भी आगे बढ़ करके जो संकल्प जो जताया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, कि अब पाइपलाइन से घरों में गैस देंगे, अब सिलेंडर का सवाल समाप्त। इस दिशा में देश बढ़ना शुरू कर रहा है। 3 करोड़ लोगों को घर दिए जाएंगे। अभी 4 करोड़ लोगों को दिए, 3 करोड़ जो है वो 5 साल में और घर दिए जाएंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 2029 तक, मतलब पूरे 5 साल दिया जाएगा। 70 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। यानी अब हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है उनका इलाज सरकार कराएगी। अब अंतर आप देखेंगे विचार से तो लगता है कि एक देश को बनाने की, देश को मजबूत करने की घोषणा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। लेकिन बाकी सबने कहा कि हम नहीं करेंगे। जो एनआरसी और एनपीआर बनाने का जो विषय है वो तो खैर है ही, वो तो होना ही है। इस संकल्प को कई बार दोहराया खैर। लेकिन जो और बात महत्व की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि उन्होंने जो 12 बिंदु तय किए हैं वो 12 बिंदु बड़े महत्व के हैं, जो इस देश की दिशा और दशा को सुधारेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे विश्व बंधुत्व, तो भारत जो पूरे विश्व में हमारी क्या पोजीशन होगी उसे विश्व बंधुत्व का नाम दिया। आंतरिक सुरक्षा पर अनेक घोषणाएं हैं, आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाया है। फिर समृद्ध भारत, ये हमारा लक्ष्य है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चारों ओर बनती हुई सड़कें देख रहे होंगे, बड़े बड़े पुल और बड़े निर्माण देख रहे होंगे। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में होना चाहिए। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत को। जितना भी आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मोबाइल भारत में बनने लगे हैं और चिप ये भारत में बनने लगी है, तो भारत हब बने मैन्युफैक्चरिंग का, इसकी दिशा में काम करने का संकल्प भाजपा ने दोहराया है। और गुड गवर्नेंस की बात की है। आप देखेंगे कि जो इंडी गठबंधन है उनमें किसी ने भी गुड गवर्नेंस की बात नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस की बात की है। उसी तरह स्वस्थ भारत, खेलों का विकास, ऐसे अनेक क्लासिफाइड विषयों को लेकर के विकास का संकल्प दोहराया है। मैं सभी मित्रों से, बंधुओं से निवेदन करता हूं कि सभी जो घोषणा पत्र है उनको एक बार बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि घोषणा पत्र में ही इस तरह के संकल्प जो इंडी गठबंधन है उसमें दर्शाए, जिससे देश कमजोर होगा, जिससे केंद्र कमजोर होगा। और यह संघर्ष बहुत लंबे समय से चलता आया है कि जो भी, जैसे पहले मुस्लिम लीग थी, अब ये कांग्रेस ने कहा कि हम बहुसंख्यकवाद को नहीं चलने देंगे, या बहुसंख्यकवाद के लिए कोई स्थान इस देश में नहीं है, ये कहा है। यही बात मुस्लिम लीग ने भी 47 में कही थी। मुस्लिम जब बहस हुई थी संविधान सभा की, तब मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टियां चाहती थी कि देश जो है वो अनेक खंडों में, यानी केंद्र कमजोर हो, राज्य मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा जो है संकल्प है, दर्शन है, विचार है, केंद्र मजबूत होना चाहिए तो पूरा देश मजबूत होगा। अनेक बारीक बातों का समायोजन इन घोषणा पत्रों में है। आप घोषणा पत्र को समझ करके वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें।